जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हमारे साथ सुलेमान साहब हैं, CIO UBL फंड्स, और वो इकोनॉमी का पार्ट पहले डिस्कस करेंगे, इकोनॉमिक और मार्केट आउटलुक में, और उसके बाद मार्केट आउटलुक जो है वो मैं डिस्कस कर लूँगा। जी, अस्सलाम वालेकुम जी। इस दफा जो है थोड़ी सी हम लोग जो है इकोनॉमी में बात करते हैं, तो विल स्टार्ट विद द लास्ट MPC मीटिंग, जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की मीटिंग हुई थी स्टेट बैंक की, उससे स्टार्ट करते हैं। उसमें लोगों की एक्सपेक्टेशन थी कि रेट हाइक हो सकता है, बट कॉन्ट्री टू एक्सपेक्टेशन स्टेट बैंक ने स्टेटस को मेंटेन किया है। और बेसिकली जो उन्होंने उसकी रीजन दी थी वो दो थी। एक तो कह रहे थे कि इन्फ्लेशन का आउटलुक थोड़ा बेहतर हो गया है, लेकिन उसकी वजह जो है वो ये नहीं है कि ग्लोबली चीजें कुछ बेहतर हुई हैं या लोकली बेहतर हुई हैं। बेसिकली एक चीज तो यही हुई है कि गवर्नमेंट ने जो है ना एक जो है पैकेज लेके आई है आवाम को रिलीफ देने के लिए, जिसमें उसने फ्यूल प्राइसेस को कट किया था रादर बढ़ाने के बजाय, और इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को भी बढ़ाने के बजाय कम किया था। तो वो 4 महीने वो पैकेज चलेगा। उसकी वजह से जो इमीडिएट जो इन्फ्लेशनरी कंसर्न्स थे अगले 2-3 महीने में, वो थोड़ा अबेट हो गए। तो वो उन्होंने बेसिस दिया है। दूसरा वो कह रहे हैं कि ग्रोथ में जो है ना कि उनको स्लो डाउन लग रहा है, उससे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाएगी। इन दो रीजंस के साथ उन्होंने इस दफा अनचेंज जो है वो अपना स्टांस रखा है। ठीक है, उसमें 2-3 लेकिन जो चीजें हैं उन्होंने जो बात की है इस दफा, वो जो है उन्होंने ये बात भी साथ कह दी है कि अगर जो है कुछ उनको लगता है कि मतलब है कि जो है चैलेंजेस हैं या कुछ सिचुएशन खराब हो रही है, तो वो स्केड्यूल से पहले जो है मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग कॉल करके इंटरेस्ट रेट्स को रिव्यू कर सकते हैं। तो ये भी उन्होंने साथ कह दिया है कि लेट्स से अगर उनको लगता है कि जरूरत है, तो वो जो है 15 दिन बाद, महीने बाद, जहाँ उनको लगता है, तो वो जो है दोबारा एक MPC कॉल करके रेट को चेंज कर सकते हैं। ये बात उन्होंने की है। सेकेंडली उन्होंने वही अपना व्यू रिटरेट किया है कि मीडियम टर्म वो देख रहे हैं, वहाँ 5 से 7% उनको जो है लगता है कि जो है इन्फ्लेशन हो जाएगा, और इमीडिएट वो देख नहीं रहे। और उसी में फिर उन्होंने अपने थोड़े बहुत रिस्क जो हमें भी पता है कि रशियन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट की बात कर ली है, तो उसके अंदर जो है ना जो है कमोडिटी प्राइसेस ऊपर जा सकती हैं। फिर फेड का आउटलुक है, मतलब है कि इन्फ्लेशन पे, इंटरेस्ट रेट्स पे, वो सारी चीजें भी उन्होंने बात कर ली है। लेकिन जो है लुबलुबाब यही है कि उन्होंने कहा कि अभी भी उनको ऐसे ही लगता है कि जो है ना ये स्टांस जो है अनचेंज का ये सही है उनका, और वो ये कि सिचुएशन को थोड़ा सा और देखेंगे। ठीक है। अच्छा, हम थोड़ा सा हमने एक एनालिसिस करके दिया है कि जो है जो उनकी पिछली वाली मॉनेटरी पॉलिसी थी, जिसमें उनका स्टांस ये था कि जो है ना कमोडिटी प्राइसेस उन्हें लगता है कि नीचे आ जाएंगी। सेकेंडली फिस्कल साइड पे उनको लगता था कि गवर्नमेंट जो है ना कुछ टाइटनिंग करेगी। उस बेसिस पे वो कह रहे थे हमने रेट नहीं बढ़ाए। तो हमने उसको बेसिस बना के वहां से मतलब है कि थोड़ा सा कमोडिटी प्राइसेस को देखा है कि उनकी मूवमेंट कैसी हुई है। तो जो पोस्ट मतलब जो यूक्रेन में इन्वेजन हुआ है रशिया का, उसके अराउंड और उसके बाद हमने देखा है कि काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है कमोडिटी प्राइसेस में। फॉर इंस्टेंस हम अगर देखते हैं तो कि अरब लाइट है, तो वो जो है वो 100 से ऊपर चला गया था, वही एक टाइम पे तो और ऊपर चला गया था, अभी थोड़ा सा वापस आया है। कोल इसी तरह से अगर हम देख रहे हैं तो जनवरी 2021 में हम देखते हैं 87 था तो 346 हो गया है। वीट जो है वो 6.4 था बुशल, तो वो 11 हो गया है, तो उसमें भी काफी इंक्रीज है। और ये अगर हम देखते हैं, ये तो हमने जो नंबर ऊपर दिया है जनवरी से, लेकिन हम इसको अगर इस साल देखते हैं जाकर जो रशिया का ने जो इन्वेजन किया है, तो उसके बाद आप देखेंगे ये सारी चीजें बहुत तेजी से ऊपर गई हैं। तो ये है कि एज वी स्पीक इसमें थोड़ा सा जो है ना मॉडरेशन आया है, बट स्टिल अभी भी ये चीजें जो है ना बहुत ऊपर है। तो वी बिलीव कि स्टेट बैंक जो है अभी भी होप कर रहा है कि अगले 2-3 महीने में ये कॉन्फ्लिक्ट अगर रिजॉल्व हो जाता है, तो ये चीजें थोड़ा सा मॉडरेट हो जाएंगी या नॉर्मल लेवल पे आ जाएंगी। अगर ऐसा नहीं होता है अगले 2-3 महीने में, तो हमें लगता है कि ये इन्फ्लेशन की ट्रेजेक्ट्री हमारी जो है ना बदल जाएगी। बाई जून जुलाई, मतलब जून बाई जुलाई अगस्त
जहाँ ये पैकेज खत्म हो जाता है और हम जो है वो हमें पास ऑन करनी पड़ती है ये सारी चीजें, तो फिर जो है इन्फ्लेशन का एक और बाउट आपको नजर आ सकता है फिस्कल ईयर एंड पे हमें जाके। तो वो चीज हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि अभी जो हमें रिलीफ मिला है ये टेम्पररी है। हमारी जो फिस्कल कंडीशन है और जो ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस का ट्रेंड है वो अलाउ नहीं करती कि बियॉन्ड 4 मंथ्स हम ये जो है ना पैकेज लेके जा सकें। बेसिकली वी बिलीव कि ये पॉलिटिकल एक जो है ना इन्होंने मूव किया है रिलीफ देने का, क्योंकि गवर्नमेंट पे प्रेशर भी बहुत है। लेकिन अभी अगर आप देख लेते हैं जो मूवमेंट आपको नजर भी आ रही है इस ग्राफ में, इट्स वेरी गुड ग्राफ। तो ये अगर प्राइसेस हम पास ऑन करते हैं, मैं एक मिसाल देता हूँ कि अरब लाइट जो है आज जहाँ खड़ा है, अगर हम अज्यूम करते हैं कि ये अपना पीडीएल जो इन्होंने टारगेट किया था वो जमा कर लेते हैं, सेल्स टैक्स पूरा जमा कर लेते हैं, तो यहाँ से शायद ये प्राइसेस जो है ना वो 40 रुपए बढ़ जाए। तो ये आप मतलब ध्यान में रखें। इसी तरह कोल की प्राइसेस भी अगर मतलब अगर आप देखते हैं अगर पास ऑन होती हैं, और पाम ऑयल की भी जो प्राइसेस इस वक्त है, अगर ये इस रेट के ऊपर अगर तेल और घी बिकता है तो ये 600 रुपए किलो हो जाएगा। इसी तरह वीट है, वीट की जो प्राइस है वो इस वक्त जो हो गई है, अगर मैं इसको डोमेस्टिक करेंसी में कन्वर्ट करूं तो 3,000 रुपए ये बन जाएगी 40 किलो की। तो ये अब चीज जो है ना अगर ये ऐसे ही चलता है 19-20 तो आगे हमें फिर काफी प्रेशर्स नजर आते हैं। ठीक है, ठीक है। आगे फिर वही इसी को हमने और थोड़ा सा डिफाइन किया है कि इन्फ्लेशन जो है वो भी काफी ऊपर है, और उसमें बेसिकली फूड और ट्रांसपोर्ट का कंपोनेंट है फैब्री में। मार्च अप्रैल में क्योंकि इन लोगों ने थोड़ा सा जो है रिलीफ मेजर्स ले लिए हैं, तो शायद जो है थोड़ा सा ये यही इसी लेवल्स पे आपको ये 19-20 थोड़ा नीचे नजर आए। लेकिन ये जो है हमें देखना पड़ेगा अगले 3-4 महीने सारी चीजें कि कमोडिटीज की मूव कहाँ होती है और डॉलर की मूव कहाँ होती है। तो आई वुड से इट्स अ फ्लूइड सिचुएशन। हम इससे ज्यादा कोई क्यों नहीं ले सकते, जो भी सिचुएशन है ये टेम्परेरी रिलीफ है। अगर जून तक चीजें सही हो जाती हैं तो मे बी जो है इन्फ्लेशन मॉडरेट हो जाए, अदरवाइज ये है कि जुलाई अगस्त में एक और जो है इन्फ्लेशन का आपको बाउट नजर आ सकता है। ये हमारा व्यू है, और ये फिर जो है आपको नजर ही आ रहा है। अच्छा, थोड़ा सा ये जो रिलीफ पैकेज है ये डिस्कस करने, इसमें गवर्नमेंट ने 2 चीजों पे जो है ना काफी ज्यादा रिलीफ दे दिया है। एक तो इलेक्ट्रिसिटी पे इन्होंने रिलीफ दे दिया है, एंड सेकेंडली जो है वो जो है ये पेट्रोल के ऊपर दे दिया है। लेकिन इसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, क्योंकि अगर हम पेट्रोल की और एचएसडी की जो है ले लेते हैं जो रिलीफ इन्होंने दी है, तो तकरीबन तकरीबन आप ये समझ लें कि 150 बिलियन तक इसकी कॉस्ट बन जाएगी जून तक जाकर। और ये है कि जो इनका पीडीएल का कलेक्शन का टारगेट था वो तो समझ लें जीरो ही हो जाएगा। जितने अभी तक कलेक्शन की है जो इस ग्राफ में भी नजर आ रही है, तो वो तकरीबन जो है वो खत्म हो जाएगी आगे जाके, अगर ये रिलीफ ये कंटिन्यू करते हैं आगे जाके। सेकेंडली, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी जो इन्होंने रिलीफ दिया 136 बिलियन का, उसकी भी जो अजम्पशंस हैं ऑयल की कोल की इस वक्त वो उससे ऊपर है। तो बट अगर हम इनकी अजम्पशंस को टू समझ लें तो 136 बिलियन वहां पे भी सब्सिडी हो जाती है। तो ये मतलब चीज है। बाकी ये है कि हमें ऐसा लगता है कि फिस्कल साइड के ऊपर और जो कमोडिटी साइड के ऊपर जो इनिशियली स्टेट बैंक ने बात की थी वो उसके अगेंस्ट चल रही हैं दोनों चीजें। एक तो ये है कि फिस्कल डेफिसिट थोड़ा सा बड़ा होने की भी प्रोबेबिलिटी है उधर से, और दूसरा कमोडिटी प्राइसेस ऊपर की तरफ हैं। तो अब ये है कि एक होप पर ये मतलब है स्टेट बैंक ने इस दफा जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में अनचेंज रेट्स रखे हैं, तो वो दैट वाज बेस्ड ऑन आई बिलीव होप कि ये चीजें सही हो जाएंगी। अब ये है कि इसको हमें भी देखना पड़ेगा, लेकिन ये है कि 4 मंथ्स की आप समझते हैं रिलीफ है, और इसके बाद जो है वो दोबारा असेस करनी पड़ेगी वहां पे सिचुएशन की क्या होती है। तो उसके बाद जो है ना हम थोड़ा सा जो है ना नया व्यू बना सकते हैं। और ठीक है, थोड़ा सा हमने रियर का भी जो है ना यहाँ एनालिसिस कर दिया है एक्सचेंज रेट का। तो अभी एक्सचेंज रेट आपका 180 तक चला गया है, और उसके ऊपर जो रियर है हमारा आई बिलीव के 97-98 कहीं कर रहा है, तो थोड़ा सा अंडर वैल्यूड है पाक रुपी। बट टिल जून ये है कि थोड़ा सा इन्फ्लेशन भी हमारा क्योंकि इन मेजर्स की वजह से शायद बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो ये है कि अगर रियर पे मैं देखता हूँ तो शायद 181-82 ऐसे ही कहीं जो है वो मतलब रुपी को एंड करना चाहिए, बेस्ड ऑन प्योरली बेस्ड ऑन रियर मूवमेंट के। हम क्या है रियर जो है वो 97-98 की मेंटेन करके चलते हैं। तो बट इस यहाँ पर मैं आई वुड लाइक टू रिट्रेट के एक्सटर्नल साइड पे प्रेशर्स हैं आगे, करंट अकाउंट पे भी प्रेशर है,
और फाइनेंशियल अकाउंट पे भी थोड़ा सा मुश्किल होगी चीजें, क्योंकि डेट रिपेमेंट्स काफी हमारी बड़ी आ रही हैं तो उनको फंड करना है। करंट अकाउंट के ऊपर जो है एक चीज ये है कि रेमिटेंसेस में थोड़ा स्लो डाउन पिछले 2 महीने में देखा गया है, वो देखना पड़ेगा कंटिन्यू करता है क्या होता है, क्योंकि सऊदी अरब में भी अब अगर जो है वो खुल जाती हैं फ्लाइट्स उम्रा वगैरह होता है तो वहां से भी थोड़ा सा रेमिटेंसेस पे रेट आ सकती है, ताकि सर्विसेज की जो हमारी पेमेंट्स हैं इम्पोर्ट्स हैं वो बढ़ सकती हैं। तो एक्सटर्नल साइड जो है थोड़ी सी वो हमें लगता है कि प्रॉब्लम नहीं रहेगी। मे बी गुड्स डेफिसिट में थोड़ी सी आपको इम्प्रूवमेंट नजर आ जाए डिमांड कंप्रेशन से, लेकिन सर्विसेज साइड पे प्लस रिमिटेंसेस साइड पर देयर कैन बी प्रेशर। तो ये थोड़ा सा है इसका व्यू। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये है कि मुझे आज एक 10:30 मेरी मीटिंग है बड़ी अहम, तो मैं वो मुझे अटेंड करनी है, तो यहाँ से जो है अहमद थोड़ा सा जो है ना कैरी कर लेंगे, ठीक है? ठीक है जी। मूविंग ऑन टू मार्केट रिव्यू एंड आउटलुक, फरवरी में 914 पॉइंट का डिक्लाइन हमें नजर आया ड्यूरिंग द मंथ, और इसमें जो मेजर सेक्टर जिसमें डिक्लाइन नजर आया वो टेक सेक्टर रहा, और जबकि ऑटोज, फर्टिलाइजर और ईएनपी में और टेक्सटाइल 4 मेजर गेनर्स के तौर पे उभरे फरवरी के महीने में। महीना जो है वो रिजल्ट सीजन से और उनके जो रिजल्ट के बाद सेंटिमेंट है उन्होंने डोमिनेट किया मार्केट परफॉर्मेंस को, जबकि महीने के इख्तिताम तक रशिया ने क्योंकि अटैक कर दिया था यूक्रेन पे, और उसकी वजह से कमोडिटी प्राइसेस में शार्प अपटिक हमें नजर आ रहा था, तो उन सारी चीजों ने डोमिनेट किया मार्केट परफॉर्मेंस को टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ। बाकी टॉप गेनर्स की बात करें तो यूबीएल हमारी मिलेट ट्रैक्टर्स ने डोमिनेट किया ड्यूरिंग द मंथ, और जबकि टीआरजी जो है इंडेक्स पॉइंट्स के हवाले से 260 पॉइंट्स डिक्लाइन हमें नजर आया। इसके अलावा हमने एक ये ग्राफ बनाया था एसेट क्लासेस के हवाले से। अमूमन रिस्क रिटर्न ट्रेड ऑफ के बारे में एक डिस्कशन हो रही होती है तमाम क्वार्टर्स में, जो कि इन्वेस्टमेंट प्रोफेशन या फाइनेंस प्रोफेशन के साथ मुंसलिक हैं। तो हम लोगों ने बेसिकली ये पिछले 10 सालों का रिटर्न निकालने की कोशिश की थी कि इसमें अगर मिसाल के तौर पे अगर क्या एवरेज रिटर्न बनता है ऑन एन एनुअल बेसिस, तो इसमें हम देख सकते हैं कि KC 100 जो है वो डोमिनेट कर रहा है, और इसमें अबव पार परफॉर्मेंस हमें नजर आती है 14.7% के साथ। इसके अलावा पिछली दफा रिक्वेस्ट की गई थी कि जिसमें जनवरी इफेक्ट पूरी दुनिया में जनवरी इफेक्ट पर डिस्कशन होता है, इसमें आमतौर पे देखा जाता है कि पूरी दुनिया में कैपिटल मार्केट्स अच्छा परफॉर्म करती हैं। तो फरवरी, मार्च और अप्रैल की हम लोगों ने डोमेस्टिक साइड पे देखने की कोशिश की है कि KC 100 की परफॉर्मेंस किस तरह पिछले सालों में रही है। तो इसमें हम देख सकते हैं कि फरवरी में थोड़ा सा जैसे इस अभी भी तस्करा किया था कि 914 पॉइंट का डिक्लाइन हमें नजर आया, और आमतौर पे देखा गया कि पिछले सालों में भी अगर एक वाज़ेह ट्रेंड देखें तो एक लोअर साइड पे ही रहती है। इनफैक्ट जो भी जनवरी का गेन होता है वो बहुत हद तक हमें पेयर होता हुआ नजर आता है फरवरी के महीने में, जबकि मार्च बहुत हद तक मिक्स रहता है, और अप्रैल आमतौर पर एक अच्छा महीना दोबारा से समझा जाता है। इसके अलावा वी कंटिन्यू टू रीइटरेट मार्केट जो है वो काफी अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे है। अगर प्राइस टू बुक के मल्टीपल पे देखें तो 1.7 का हिस्टोरिकल मल्टीपल रहा है, अभी तकरीबन 1.8 के करीब है, और प्राइस टू अर्निंग्स जो है उसके हवाले से भी तकरीबन एक सिग्निफिकेंट हमें नजर आता है कि यहाँ से री रेटिंग बन सकती है प्योरली बेस्ड ऑन मीन रिवर्जन। और इसमें हम लोगों ने एक इनफैक्ट थोड़े दिन पहले एक एक्सरसाइज भी की थी जो कि तमाम लिसनर्स हैं वो भी कर सकते हैं। इसमें मार्च 2020 से अगर दिसंबर 2021 तक की प्रॉफिटेबिलिटी देखें ओवरऑल KC 100 का, और उसको आप डिवाइड करते हैं सिंपली बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन एडिशन, तो आप लोगों को नजर आएगा कि वो मोर और लेस एक जितना ही रहा है। तो विच सजेस्ट कि जो मार्च 2020 के बाद के मल्टीपल्स हैं और जो उसके बाद प्रॉफिटेबिलिटी आई है वो ट्रांसलेट नहीं हुई टुवर्ड्स प्राइस परफॉर्मेंस। So that pretty much sums the presentation. Questions, and the floor is open for it.
जी अहमद अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू वेरी मच फॉर द प्रेजेंटेशन। अच्छा, कुछ सेक्टर्स के बारे में सलमान अगर कुछ कमेंट कर सके कि गोइंग फॉरवर्ड व्हिच सेक्टर्स लुक प्रॉमिसिंग टू यू? देखिए आगे जिस तरह एनवायरनमेंट, पहले तो खैर मैं मेरे ख्याल काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हमें डिस्कस करनी चाहिए वो एक फेड की भी जो है वो मीटिंग थी जिसमें उन्होंने 25 बेसिस पॉइंट का इजाफा करने का फैसला किया। इफेक्टिवली वो जो रेंज देते हैं वो 0 से 25 बेसिस पॉइंट की पहले दी हुई थी, तो अब 25 बेसिस पॉइंट से 50 बेसिस पॉइंट की उन्होंने रेंज दे दी है। और इस चीज़ का भी इंदिया दिया उन्होंने कि आने वाली जो 6 उनकी मीटिंग्स हैं उसमें एक रेट हाइक अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। मीटिंग से पहले फेड की जो आमतौर पे एक्सपर्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे थे वो हॉकिश व्यू ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। अलबत्ता जो जेरोम पाल की जो क्वेश्चन आंसर सेशन होता है ये प्रेस रिलीज के बाद, वो आमतौर पे काफी अहमियत का हामिल समझा जाता है पूरी दुनिया में। और उसमें यही देखा जाना था कि ये अग्रेसिवली हॉकिश हो रहे हैं या थोड़ा से कंजर्वेटिवली हॉकिश हैं। तो लग यही रहा है कि ये जो कोविड के बाद एक कंसर्न आ गया था इकोनॉमिक ग्रोथ पे, वो प्रॉबेबली अब उस कंसर्न को साइड पे करते हुए वो देख रहे हैं कि अब राइजिंग इन्फ्लेशन जो कि 40 सालों में इतनी हाई इन्फ्लेशन यूएस में भी नहीं आई, तो उसको काउंटर करने के लिए अब वहां पे भी रेट हाइक्स की तरफ ही बढ़ा जा रहा है अग्रेसिवली। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन, इसमें जो सेक्टर्स हमें लगता है कि अच्छे रह सकते हैं, क्योंकि रेट हाइक सिनेरियो अगर बनता है, मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ अगर जाया जाता है, और क्योंकि इन्फ्लेशन के भी नंबर्स डबल डिजिट में हमें लग रहे हैं इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, तो दो सेक्टर्स दैट आर ईदर पॉजिटिवली कोरिलेटेड और आर रिलेटिवली इंसुलेटेड फ्रॉम अ रेट हाइक वुड बी द प्रेफर्ड सेक्टर्स। और उसमें बैंक्स आ जाते हैं ऑब्वियसली, रेट हाइक में वो बेनिफिट करते हैं। बाकी फर्टिलाइजर इज थॉट टू बी अ सेफ सेक्टर, इनकी जो ऑफ टेक्स है वो मोर और लेस सेम रहती हैं, तो वो एक अच्छा सेक्टर है। बाकी पावर वुड बी अ सेक्टर जो कि लाइमलाइट में रहेगा, और ईएनपीस एक नेचुरल कोरिलेशन बनती है विद राइजिंग प्राइसेस। जी ओके, अच्छा कुछ क्वेश्चन अगर थोड़ा सा लिक्विडिटी के बारे में एक्सप्लेन कर सके, मार्केट में लिक्विडिटी किस तरह है, फॉरेन इनफ्लोज की क्या पोजीशन है? फॉरेन इनफ्लोज हम लोगों ने इनफैक्ट ये हम लोगों ने एक स्टार्ट भी रन किया था पिछली अपनी जो फेसबुक सेशन था, और उसमें हम देख सकते थे कि अलबत्ता जो इमर्जिंग मार्केट्स से निकलने के बाद हमें नजर आया था कि आउटफ्लो फॉरेन साइड पे उनमें इजाफा हुआ था। और जैसे ही वो आउटफ्लोज खत्म हो गए तो उसके बाद हमें नजर आया था कि इनफ्लोज दिसंबर जनवरी के महीने में हमें नजर आ रहे थे। तो सिचुएशन मेरे ख्याल है कि काफी अभी फ्लूइड है, और क्योंकि जियोपॉलिटिकल जिस तरह से चीजें पैन आउट कर रही हैं वही डिक्टेट करेगा कि आगे फ्लोज भी किस तरह रहते हैं। और स्पेशली कंसिडरिंग कि हमारा तो मॉनेटरी टाइटनिंग की तरफ प्रॉब्ली चीजें जा ही सकती हैं, क्योंकि अगर कमोडिटी प्राइसेस एलिवेटेड रहती हैं या इंक्रीज करती हैं, लेकिन यूएस में भी अब प्राइसेस इंक्रीज होना शुरू हो गई हैं। तो फ्लोर्स के लिए दोनों इंपॉर्टेंट चीजें रहेंगी कि किस तरीके से जो एक्सटर्नल वल्नरेबिलिटीज हैं वो एग्जिस्ट करती हैं इन अपकमिंग मंथ्स। जी ओके, सॉरी, अच्छा सॉरी, आई मे हैव मिस्ड आउट, इंटरेस्ट रेट पे आउटलुक क्या है हमारी? इंटरेस्ट रेट में एक्चुअली मैं बल्कि लेट मी जस्ट गो टुवर्ड्स द स्लाइड। बेसिकली जो फॉरवर्ड गाइडेंस मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी मीटिंग के बाद जो प्रेस रिलीज है उसमें दी गई है, उसमें यही बताया गया है कि जो रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट है वो एक हाई डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी प्रेजेंट करता है फ्यूचर में।
और अगर फेड अगेन बात वही है कि मैं इसको फेड के साथ इसलिए रिलेट कर रहा हूँ, हालांकि डोमेस्टिकली हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन रीजन यही है कि मतलब स्ट्रॉन्ग इकोनॉमी एज द यूएस, वो भी अभी यही इटरेट कर रहे हैं कि हम लोग मीटिंग बाय मीटिंग बेसिस पे असेस कर रहे हैं सिचुएशन, और उसके बाद ही एक फैसला वो लोग भी करेंगे। तो मेरे ख्याल है कि ये, क्योंकि अनसर्टनिटी अभी है डोमेस्टिकली हमारे यहाँ भी, जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है, और जियो पॉलिटिकल साइड पे भी जो यूक्रेन और रशिया का जो ऑनगोइंग वॉर चल रही है, तो मेरे ख्याल है कि उस तनाजुर में देखना पड़ेगा कि कमोडिटी प्राइसेस कहाँ पे रहती हैं, क्योंकि इन सबकी इम्प्लीकेशंस जो हैं वो इन्फ्लेशनरी और हमारे करंट अकाउंट एक्सटर्नल साइड पे इम्पैक्ट करती हैं। तो उसके बाद मेरे ख्याल है कि देखना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन बनती है गोइंग फॉरवर्ड। ओके, और नेक्स्ट कब है फेड की मीटिंग, एनी एक्सपेक्टेड? नेक्स्ट मैं आपको बता देता हूँ, 1-2 महीने में होगी मेरे ख्याल है। टोटल तो 6 हैं अभी। ओके, चलो ठीक है, चलो ठीक है। बाकी जो फेसबुक पे हमारे क्वेश्चंस हैं वो वी विल ट्राई टू आंसर देम इन चैट। चलें, थैंक यू अहमद, थैंक यू सलमान, थैंक यू। ओके, वी कॉलिंग इट ऑफ। नेक्स्ट जो मीटिंग हमारे पास आ रही है वो मई में आ रही है, May 4th फेड की। मई में? जी, ओके, और मई मिड में और एंड में? 4th में। 4th में, ओके, चलो ठीक, ओके, चलो, थैंक यू अहमद। थैंक यू जी।